बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि वेदर यू आर लिसनिंग माय वॉइस और नॉट। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, ओके। सॉरी, हम थोड़ा सा लेट हो गए। ये इसमें नेट का मसला है, कभी ये अपलोड होता है कभी नहीं होता। ओके, इफ वॉइस इज क्लियर लेट्स स्टार्ट। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शकील अहमद and I'm your tutor for this particular topic. As regarding my academic career, I did my MA, MPhil and PhD in education planning and management. Right, this subject is my specialization in education planning and management. I did my MA in the same subject, my MPhil as well as my PhD. I think this introduction is sufficient, right? So hope you are students of M.Ed or B.Ed. ये ME EPM के हैं, आप स्टूडेंट किसके हैं? You are EPM students. You all are EPM students. ME EPM. Okay, okay, good. ठीक है, तो फिर आप मेरे ही उसके हुए ना। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है जी। If you are all are ME EPM students. So today we will discuss what is planning and management and the basically आज के दिन हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो हम अगले कई दिन तक डिस्कस करेंगे, प्लानिंग। ठीक है, कि एजुकेशनल प्रोसेस क्या है, एजुकेशन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एजुकेशन प्लानिंग एंड प्रोसेस का एक पूरा जो साइकिल है वो क्या है, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रो करेंगे, और फिर आने वाले जो हमारे होंगे दिन, उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके कोर्स के से थोड़ा सा हटके हैं। मैंने कुछ नई चीजें इसमें की हैं ताकि आपको क्योंकि ये जो कोर्स है ये थोड़ा सा पुराना है, और आपको पता है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है ये वो सब्जेक्ट है। राबिया, अगर आपको बेटी आवाज नहीं आ रही, इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आप मोबाइल पे सुन रही हैं तो फिर आपको मसला होगा, और अगर आपने नेट लगाया हुआ तो फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो इसका हैवी होता है। तो हम प्लानिंग के प्रोसेस और कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके कोर्सेज में होंगी, लेकिन ये अपग्रेडेड शेप में है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन प्लानिंग का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है आपके ख्याल में, प्लानिंग क्या चीज है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। देखें, व्हाट इज प्लानिंग, एक तो मैं एकेडमिक डेफिनेशन बताऊंगा और कुछ हम फिर अपनी जुबान में इसको डिस्कस करेंगे। देखें, डिकिंसन के मुताबिक
planning refers to an organization which is connected with production, distribution and consumption. ये इसकी प्लानिंग की वो डेफिनेशन है जिसको हम बिजनेस की दुनिया में इसको देखते हैं, ठीक है, राइट। आपको सब कुछ मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। अभी आप सिर्फ अपना फोकस रखें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, इस पर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इसको अपने ज़हन से निकाल दो, ये सब तुम्हारी अमानत है, आप सबको मैं दे दूंगा ये, ठीक है। आपने सिर्फ फोकस करना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। द प्रॉब्लम विच यू विल फेस जब आप प्लानिंग के इस कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करेंगे बिजनेस के साथ, जो बिजनेस के लोग हैं, जो एमबीए के लोग हैं, उनकी प्लानिंग और जो एजुकेशन के लोग हैं उनकी प्लानिंग का डिफरेंस क्या है, ये आज आप पढ़ लें, ये आज समझ लो। ये जो मैंने आपको डिकिंसन की एक डेफिनेशन बताई है, बेसिकली दिस इज आल्सो प्लानिंग बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, राइट। सो प्लानिंग refers to an organization which is connected with production, distribution and consumption. अब हम इन तमाम चीजों को एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में देख लेते हैं। प्लानिंग रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच कनेक्टेड, हमारी प्रोडक्शन है स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा डिसबर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने एजुकेशन देनी है लोगों को, कंज्यूमर हमारा स्टूडेंट्स है, राइट। तो आप जब प्लानिंग की बात करेंगे, अभी हम इसको मजीद डिटेल से देखेंगे, ये तो मैंने आपको जनरल बताई। तो प्लानिंग, पहली बात, प्लानिंग, जब भी आप प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। और प्लानिंग्स का मतलब होता है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ना, हम उसका कैसे प्रॉपरली और एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज की, ताकि हम अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, राइट। याद रखें, जहां भी रिसोर्सेज की कमी होगी वहां आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग मीन चूज ऑल्टरनेटिव वेज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन बेस्ट पॉसिबल वे, जिसे आप एफिशिएंसी का नाम देते हैं ना, तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम इनपुट तक जाएं, तो ये आपकी प्लानिंग होती है, ठीक है। प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है? जब आप कोई डिसीजन लेते हैं। प्लानिंग बिगिंस व्हेन डिसीजन आर टेकन फॉर एक्शन एंड मीन्स ऑफ अचीविंग गोल्स। प्लानिंग कब शुरू होती है? प्लानिंग उस वक्त शुरू होती है जब हम डिसीजन लेते हैं, क्लस्टर्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं। Why? In order to utilize the available resources. Resources are always short, थोड़े होते हैं resources हमारे पास, तो हम डिसीजन लेते हैं, क्लस्टर्स ऑफ डिसीजन लेते हैं किसी एक्शन के लिए, ताकि हम अपने वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल जो हमने पहले से सेट किए हैं, हम उनको अचीव करें बेहतरीन तरीके से। सो प्लानिंग is considered as a way of organizing and resources to maximum advantages in term of defined age, right। प्लानिंग में हमारा एस्पेक्ट्स ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करें कि इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है। प्लानिंग नाम है उस अल्टरनेट चॉइस का जो आप लेंगे, डिसीजन जिसको मैंने कहा है। डिसीजन क्यों कहा है कि अल्टरनेट चॉइस है? अल्टरनेट चॉइस का मतलब होगा कि जब आपके पास कोई अल्टरनेट चॉइस की तरफ जाएंगे, इफ यू आर अ मैनेजर और डिसीजन मेकर और एडमिनिस्ट्रेटर और अ प्लानर, what techniques, expertise you should have in your mind. So by using these techniques, you become a good planner.
So always there is a one objective before the planner to achieve the objective. And whenever there is a question of objective, it's mean you have to have planned your all activities and action in such a way which could be minimize the risks and maximize benefits. If you use these strategies, you are a good planner and your planning is sound, right? So हमने प्लानिंग्स को देखा, हमने कहा कि जी प्लानिंग वहां से शुरू होती है जहां से इंसान डिसीजन लेना शुरू करता है. सो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग. अब हम थोड़ा सा एजुकेशन को टच करते हैं कि व्हाट इज एजुकेशन और एजुकेशन प्लानिंग क्या चीज है. फिर हम दोबारा प्लानिंग की तरफ आएंगे. प्लानिंग का एजुकेशन के साथ क्या है, प्लानिंग्स की बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं हम उसको देखते हैं. तो एजुकेशनल प्लानिंग की जब हम बात करेंगे तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस, मैंने आपसे कहा था प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस योर प्रायोरिटीज, प्रोसीजर्स, programs and standards through which an educational objective can be achieved. जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि प्लानिंग का मतलब होता है कि आप ऐसी एक्शन डेवलप करेंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो. प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर. रिमेंबर माय दीस वर्ड्स. प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं होती और कभी प्रेजेंट के लिए नहीं होती. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है. आप फोरकास्ट करते हैं कि क्या होगा. ठीक. सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन इन एडवांस, आपने एडवांस में सेट करना है तमाम प्रोसीजर्स, तमाम प्रोसेसेस, तमाम प्रायोरिटीज, तमाम प्रोग्राम्स, और वो एक बेंचमार्क जिसको हमने यहाँ स्टैंडर्ड का नाम दिया है, जिसके जरिए हम तालीम के उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करेंगे. देखें ऑब्जेक्टिव क्या होता है. अगर कोई ऑब्जेक्टिव ना हो तो तमाम की तमाम एक्टिविटीज को हम जज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप दुनिया के तेज तरीन एरोप्लेन में बैठ जाए जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, फ्यूल कंजम्पशन उसका बहुत इकोनॉमिकल है, कंफर्ट है, आपके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, आपको ये नहीं पता आपने जाना कहाँ है, किस शहर जाना है, किस सिम्त में जाना है, आपकी मंजिल क्या है. तो ये जो अच्छा एरोप्लेन है उसकी स्पीड है, उसकी कंफर्ट है, उसका इकोनॉमिक है, ये तमाम के तमाम फजूल है, इसका कोई काम नहीं. राइट. तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है. अगर आप कहें कि मैंने प्लान में यूके जाना है या कराची जाना है या इस्लामाबाद जाना है या लाहौर जाना है, तो इट्स मीन अब आपकी एक मंजिल ऑब्जेक्टिव आ गया. अब आप अपने व्हीकल को, अपने एरोप्लेन को, अपनी जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने उसको उस सिम्त में लेके जाएंगे. राइट. तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग इन एडवांस. अब प्लानिंग डिपेंड करती है आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं. अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं तो आप एरोप्लेन इस्तेमाल करें. अगर रिसोर्सेज उससे कम हैं तो फिर गाड़ी लेके जाएं. अगर रिसोर्सेज उससे कम हैं तो आप फिर शायद डेवू में जाएंगे या रेलगाड़ी में जाएंगे. तो द स्पीड ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज यू हैव इन योर हैंड. So all game plans are revolving around the resources you have in your hand. How you arrange and manage your resources
shall be depend upon the resources you have in your hand. How accurately, effectively, and efficiently you manage your resources is depend upon the techniques, the expertise, skills, competencies, capabilities in your hand, right? So your all planning process revolve around your resources. अब आप क्योंकि ईपीएम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथ टेक्निकल की जुबान में बात करूंगा. देखो, इफ देयर इज नो मनी देयर इज नो प्लान. रिमेंबर माय दीज वर्ड्स. इफ देयर इज नो मनी देयर इज नो प्लान. आपके पास पैसा ही नहीं है तो प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, यस, दीज ऑल आर fruitless objects. So all games is always cycling around your resources, your money, and how you utilize your resources and money to achieve your objective is non-planning. अच्छा, ये किसी बच्चे ने लिखा है, what is difference between objective, goal and aims? देखें, aims से ड्राइव होते हैं goals. जिहाद अली बेटे, एम से ड्राइव होते हैं गोल्स और गोल से ड्राइव होते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको. एम से ऑब्जेक्टिव, एम से गोल और गोल से ऑब्जेक्टिव. एम जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी हमने मुल्क में लिटरेसी खत्म करनी है. एम ऑफ एजुकेशन है. हम सुनते हैं ना हर रोज कि हमने मुल्क में इलिटरेसी खत्म करना है, जहालत को खत्म करना है, हमने अपनी लिटरेसी को बढ़ाना है. ये हमारा एक एम हो गया. अब इस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? एमए के प्रोग्राम तो नहीं शुरू करोगे ना बीए के प्रोग्राम शुरू करोगे, तुम प्राइमरी के प्रोग्राम शुरू करोगे. हमने इन लोगों को बढ़ाना है, पहले लोगों को सिखाना शुरू करेंगे ना, तो ये गोल्स हो जाते हैं. ठीक है. और जब आप इसको मजीद ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं तो यही एम्स आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं. Basically, aims are translated into goals and goals are translated into objectives. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. Goals is a bridge between your objective and aim. Goal is a bridge between your aim and objective. Your aim is translated into your goals and goals are further translated into objectives. और जब रिवर्स ऑर्डर में होते हैं तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं तो बेसिकली आप अपने गोल अचीव कर लेते हैं. और जब आप अपने गोल अचीव करते हैं बेसिकली तो ये आप अपने एम्स अचीव करते हैं. ठीक है. ये आप अननेसेसरी चैटिंग से अवॉइड करो. अच्छा, ये जो कहाँ है और क्या नहीं है. ठीक है. आपके पास जो टाइम है, ये ईपीएम के स्टूडेंट हो और ईपीएम एक टेक्निकल सब्जेक्ट है. मैं आपको ये बता दूं, ये जर्नल एजुकेशन नहीं है, ये बीएड नहीं है. इसमें हमने टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन नहीं पढ़नी. यू आर अ प्लानर्स. ठीक है. तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स हैं, ये मैंने शुरू में आपको इसलिए छोटी सी एक डेफिनेशन बताई थी. तो आपने ये जो ईपीएम का सब्जेक्ट्स है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत. तो आपने फोकस रखना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है. अगर कोई एक स्टेप मिस हो गया तो बाकी स्टेप सारे इंटरकनेक्टेड हैं, लाइक साइंस सब्जेक्ट्स. So education planning is a preparation phase in which decision making process. It helps to determine optimal decisions. I have already told you that education planning is basically the process of decision, how accurately you took a decision और इसके consequences आपको upcoming time पता चलते हैं कि जो decision आपने लिया था उसके क्या consequences हैं. So these are few characteristics which will be discussed in upcoming lectures. For this particular, today our topic is intro of the education process. So these are few characteristics of education planning, right? First of all,
education planning should be logical, right? There should be a rationale behind education planning. These year education planning एक systematic sequence of activities का नाम है, right? ये logically चलता है, rational है, एक दूसरे के साथ interconnected है. आप सबसे पहले एजुकेशन प्लानिंग के प्रोसेस में, जहां अभी एजुकेशन प्लानिंग शुरू भी नहीं होती, उससे पहले आप अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डायग्नोस करते हैं, राइट? जैसे एक डॉक्टर पेशेंट्स को यहां तक लाने के लिए मेडिसिन, ये जो इतना डॉक्टर है ना, यहाँ पर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, पूछते हैं ना, जाते हैं ना, आप आपसे पूछते हैं क्या हुआ, आप उसको बताते हैं प्रॉब्लम्स. क्या बताते हैं हम? प्रॉब्लम्स. तो हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को देखना है. वेयर इज प्रॉब्लम? तो जहां पर प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन प्लानर वहां स्टेप इन करता है, प्रोसेस बनाता है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो एजुकेशन प्लानिंग प्रोसेस शुरू होने से काफी पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं टू डिटरमिन वेयर इज द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे पहले कहा, अगर हमने लिटरेसी रेट को बढ़ाना है तो हम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है. आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इनपुट इन द शेप ऑफ स्टूडेंट मिलती है स्कूल से, ठीक है? यूनिवर्सिटी को कॉलेज से मिलता है, कॉलेज को स्कूल से मिलता है, स्कूल को सेकेंडरी स्कूल से, सेकेंडरी को प्राइमरी से. सो प्राइमरी स्कूल बेसिकली वो इनपुट का आपका गेट है जहां से आपके स्टूडेंट इंटर होते हैं और इस तमाम सिस्टम तक जाते हैं एंड तक. कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ एंड तक जाते हैं. तो ये आपका एक रैशनल है. हमने अगर अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम्स को ठीक करना है, हमने अगर अपनी लिटरेसी रेट बढ़ानी है, तो हमें पहले फोकस करना है प्राइमरी एजुकेशन पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पर. लेटर ऑन वी विल डू इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टर्शियरी एजुकेशन. सो दिस प्लानिंग इज अ रैशनल, इरैशनल नहीं है, ठीक है? देन प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टम्स का नाम है. पहले आप प्लानिंग में प्री प्लानिंग फेज होते हैं, ठीक है? प्री प्लानिंग फेज में आप डायग्नोस करते हैं सिचुएशन को टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सिस्टमैटिक स्टेप है. देयर आफ्टर आप फॉर्मुलेट करते हैं योर ऑब्जेक्टिव. फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसके हम फॉर्मुलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक? फिर आपने टारगेट सेट करने हैं, फोरकास्टिंग करनी है, कितना आपको पैसा चाहिएगा. फिर जो रिसोर्सेस हैं उनकी फोरकास्ट करनी है, आपको मनी कितनी चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स 3M जिसे हम कहते हैं, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी, मेन पावर, ये तमाम कितने चाहिए. ये जब सारे के सारे आपके रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं तो एक स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के बाद फिर आपकी सुपरविजन होती है, आपकी मॉनिटरिंग होती है, राइट? और उसके बाद आपका जब ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं उसकी एवेल्युएशन होती है. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है, समेटिव एवेल्युएशन है, प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन है. तो ये तमाम के तमाम काम सिस्टमेटिकली चलते हैं, एक सिस्टम के तहत सारा कुछ काम करता है. फिर एजुकेशन प्लानिंग इस साइंटिफिक प्रोसेस का नाम है, ठीक है? आप इसमें जैसे साइंटिफिक रिसर्च में आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी तरह साइंटिफिक प्रोसेस का नाम है एजुकेशन. फिर एक प्रोग्रेसिव है. जब भी आप प्लानिंग करते हैं, आप किसी भी चीज की बेहतरी के लिए करते हैं, बेटरनेस के लिए करते हैं. अगर प्लानिंग करनी है और प्लानिंग में कोई बेटरनेस ना आए, कोई प्रोग्रेस अचीव ना हो, तो फिर ये तमाम एफर्ट्स आर फ्रूटलेस. हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है, एजुकेशन में हमने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, हमने अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, हमने अप टू डेट कैरिकुलम बनाने हैं, हमने अपने एग्जाम सिस्टम्स को बेहतर करना है, ठीक है? हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें क्रिएट करनी है.
तो ये तमाम चीजें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती हैं। एजुकेशन प्लानिंग एक ब्रॉड, कॉम्प्लेक्स, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और लॉजिकल प्रोसेस और स्टेप्स का नाम है। फिर एजुकेशन मिशन ओरिएंटेड होती है। कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई हमारा मिशन है, हमने इसको अचीव करना है। जैसे आप देखें मिलेनियम जो टारगेट गोल्स हैं आपकी, कि हमने 100% लिटरेसी करनी है, हमारा एक मिशन है। तो एजुकेशन प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, एक मिशन है। इसलिए आप देखें जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना मिशन और विजन बड़ा डिक्लेयर करती है। ठीक है, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का विजन है एजुकेशन फॉर ऑल, और हमारा मिशन है कि हमने विद इन मिनिमम कॉस्ट के साथ आपको मैक्सिमम एजुकेशन देनी है, क्वालिटी ओरिएंटेड। हमारा ऑब्जेक्टिव है, ओपन यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव है कि आपको आपके घरों में बैठे वो तालीम दे जो आप किसी भी वजह से अपने घरों को नहीं छोड़ सकते ना। फिर हम उन देहात में, रूरल एरियाज में जहां पर फॉर्मल एजुकेशन नहीं आ सकती, हम आपको वहां पर एजुकेशन दें, मिनिमम कॉस्ट साथ दें, मिनिमम कॉस्ट के साथ दें, मैक्सिमम बेनिफिट्स हों, एग्जाम्स अच्छे हों आपके पास। इसलिए ये वर्कशॉप्स हैं आपका, इसमें असाइनमेंट्स का प्रोसीजर्स है, इसमें एग्जाम्स का प्रोसीजर्स है, ये वो तमाम फिल्टर्स हैं जिससे एक स्टूडेंट गुजरता है, प्यूरिफाई होता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। फिर मैंने आपसे शुरू में अर्ज की कि प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, पास्ट और प्रेजेंट के लिए प्लानिंग कभी नहीं होती। प्लानिंग इज अ ब्रिज, ये वो ब्रिज है जो आपके प्रेजेंट को आपके पास तक जो होना है, आप ये प्लानिंग वो ब्रिज है जो आपने फ्यूचर में, जो आपका डिजायर फ्यूचर है ना, एक तो वो मुस्तकबिल जो हमें नहीं पता मुस्तकबिल में क्या होगा, ठीक है, जिसे हम किस्मत का नाम देते हैं। एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्या है, एक डिजायर फ्यूचर, एक्सपेक्ट आप क्या करते हैं और आपकी ख्वाहिश क्या है। तो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर की तरफ डिपेंड करती है कि फ्यूचर क्या होगा। डिजायर आपकी क्या है, हम अकॉर्डिंगली प्लानिंग करेंगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ द नेशंस। एजुकेशन प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है और इसमें 3 कैटेगरीज है। फिर एजुकेशन प्लानिंग कैरिकुलम ओरिएंटेड है। कैरिकुलम एजुकेशन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट्स है, ठीक है। हमने अपनी नेशंस को ऑनेस्ट बनाना है, सिंसियर बनाना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ही सोर्सेस है एंड दैट इज कैरिकुलम, राइट। कैरिकुलम जब आप पढ़ेंगे तो इसकी एक अपनी वो है, कैरिकुलम में भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंटेंट हैं, मेथडोलॉजीज हैं, एवेल्युएशंस हैं, ये तमाम की तमाम चीजें कैरिकुलम ओरिएंटेड है। हमने एजुकेशन प्लानिंग करते हैं, प्लानर का काम कैरिकुलम डेवलप करना नहीं है, बल्कि कैरिकुलम एजुकेशन प्लानर का काम आपको ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसके अंदर रह के एक टीचर और स्टूडेंट्स और कम्युनिटी की इंटरेक्शंस, जैसे हम कम्युनिटी से जो रिसोर्सेज इकट्ठी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सो प्लानर्स का काम है हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ताकि वो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है हमसे, जिसे हम आप मिशन कह रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन को हम कैसे मीट करें। देन आखिर में एजुकेशन प्लानिंग रेमिडियल एक्शन होता है। मैंने आपको पहले शुरू में कहा यहाँ पर लॉजिकल में कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो एजुकेशन प्लानिंग प्लानर या प्लानिंग प्रोसेस स्टेप इन होता है, वहां पर इस प्रॉब्लम को डायग्नोज होती है और फिर इसके मुताबिक सोल्यूशन देते हैं, रेमेडी देते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और ये प्रोसेस स्मूथली रन करे।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग्स क्या है? द प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। मैंने आपसे पहले अर्ज की, एक अच्छी प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होगी, ठीक है। पहले एजुकेशन प्लानिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि जो आप प्लानिंग वैक्यूम में नहीं कर सकते। आपके पास प्लानिंग के लिए, प्लान्स के लिए गोल ओरिएंटेड होगा। आपका प्लान अगर गोल ओरिएंटेड नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। इट्स के प्लानिंग्स अगर गोल ओरिएंटेड नहीं होगी तो देयर इज रिस्क ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इफ योर प्लान इज नॉट गुड प्लान, और उसका बड़ा सिंपल जो एक फार्मूला है कि मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट ले। इफ योर प्लान इज नॉट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे? हम कैसे बता सकेंगे कि हमारा प्लानिंग्स क्या है? ठीक है, तो प्लान पहले गोल ओरिएंटेड होता है। जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल अपने सेट किए कि हम जब ये प्लान करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जब ये गोल ओरिएंटेड प्लानिंग नहीं होगी तो that would not be a sound planning. Then planning is looking ahead. Planning is goal oriented. Planning आपकी planning is looking ahead. I have told you that planning का मतलब है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, आगे की तरफ देखती है। प्लानिंग बैक माजी के लिए नहीं है, प्लानिंग आपकी मुस्तकबिल के लिए। अगर आपका फ्यूचर इस प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, प्लानिंग फ्यूचर की तरफ देखती है। प्लानिंग की एक्टिविटीज फोरकास्ट की जाती हैं, एस्टिमेट की जाती हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। देखें, प्लानिंग आप उस वक्त कर रहे हैं जब ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। दिस इज अ पेंसिल एंड पेपर वर्क। प्लानिंग इज अ पेंसिल एंड पेपर वर्क, राइट? जब कुछ भी नहीं on ground, you have only resources in your hand in the shape of money, and you have been assigned tasks to develop a sound and effective planning. It's mean you have in your hand paper and pencils to write down a good plan. It's mean planning is a intellectual process. Planning is an intellectual process. You draw certain maps, certain strategies, certain steps, certain objective on a paper when there is nothing on ground. So to undertake planning activities, it's mean that planning is an intellectual process. You have to have a very good technical skills how to develop a good and sound planning. So no doubt, planning is an intellectual process. You need certain intellectual competencies and capabilities, how you perceive the things, how you set objective, and how these objectives are interrelated with your national objective, with the desire of the society. देखिए, एजुकेशन का क्या मतलब है? आपसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन किसे कहते हैं? आप मुझे बताएं, व्हाट इज एजुकेशन? हम ये सारा झगड़ा एजुकेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या चीज है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ नॉलेज इंप्रूवमेंट इन द सोसाइटी टू चेंज द बिहेवियर। आगे देखो, प्लानर के कॉन्सेप्ट से बात करो, ये तुम एकेडमिक डेफिनेशन दे रहे हो।
एज अ प्लानर आप लोग एजुकेशन किसको कहोगे? Achieve the objective to plan for better outcome, way of living is called education. आगे चले, आप लोगों ने अच्छी डेफिनेशन दी। अब मैं आपको ताहिर मोहम्मद ताहिर गुड, अब आप एज अ प्लानर समझ लो एजुकेशन क्या होती है ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखिए, द डिमांड ऑफ सोसाइटी इज एजुकेशन। आज आप आईटी की बात करते हैं, आज आप डॉक्टरी की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आज अगर आप संस्कृत पढ़ाएं तो वो भी तो एक नॉलेज है ना, वो भी तो एक नॉलेज था। वो क्यों नहीं कामयाब? एक वक्त था कि फारसी सबसे अहम सब्जेक्ट था, आज नहीं रहा। तो डिमांड नहीं रही सोसाइटी की। डिमांड चेंज, एजुकेशन चेंज। एज अ प्लानर आपने ये देखना है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ सोसाइटी। आज सोसाइटी डिमांड कर रही है, इंडस्ट्री आपसे डिमांड कर रही है कि आपको ऐसे ग्रेजुएट चाहिए जिनके पास हुनर हो, जिनके पास नॉलेज हो। संस्कृत की वैल्यू नहीं रही तो किसी ने पढ़ के क्या करना, राइट? आज आपको मार्केट में, इंडस्ट्री में चाहिए प्रोफेशनल लोग। आज आप कहते हैं क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी? टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर इज क्वालिटी, सिंपल। मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर इज क्वालिटी। आज पेरेंट डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो पढ़ सके, समझ सके, लॉजिकल डिसीजन ले सके। तो डिमांड है ना सोसाइटी की। तो यू आर अ प्लानर। तो एज अ प्लानर आपने सोसाइटी की डिमांड को मीट करना है। अब ये डिमांड क्या है? मैंने आपसे कहा आपकी सोसाइटी की डिमांड है कि अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। अच्छे टीचर किसे कहते हैं? मैं आप कहते हैं जी हमारे बच्चे को अच्छा सबक पढ़ाएं। ये अच्छा सबक क्या है? व्हाट इज गुड लेसन? हम अपने बच्चे में वो तमाम क्वालिटीज देखना चाहते हैं, वो रूट मेमोराइजेशन की तरफ ना जाए, वो चीजों को एनालिसिस कर सके, रैशनल डेवलप हो, लॉजिक डेवलप हो, वो रट्टे ना लगाए। हम कहते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? व्हाई? दिस इज द डिमांड ऑफ सोसाइटी। सो एज अ प्लानर you should know what is education. Education is the demand of society. And as a planner, dear students, it is expectation of the society from you as a planner to plan education in such a way to meet their demands, their desire of the society, so they can get economical benefit in the shape of finding good jobs. They are good citizenship. Certain values are inculcated them. Their attitudes are in such a way that honesty, sincerity are inbuilt in their characters. Goodwill, care of the other people's, respect for parents, respect for teachers. These all are those things which society is expecting from this education system. And as a planner, society is seeking toward you to devise such a plan that all these expectations should be met through this process. That is why we say that education is an intellectual process.
It's not an easy task. It's a difficult task. How to address the expectation of the society, the expectation of the parents, the expectation of the community. ये जो एजुकेशन को हमने हर 5-7 साल बाद हम एजुकेशन की एक नई पॉलिसी देते हैं, क्यों? हम ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग्स तेजी से आ रही हैं, कैरिकुलम हर 2 साल के बाद ऑब्सोल्यूट हो जाता है, नई नई आपके पास नॉलेज आ रहा है, एडवांसमेंट्स आ रही हैं. हाउ वी टैकल ऑल दीज थिंग्स, हमारा स्टूडेंट्स कैसे इंटरनेशनली ग्लोबली बाकी स्टूडेंट के साथ compete करें. जब नेशंस एजुकेटेड होगी तो फिर सोसाइटी में ओवरऑल चेंज आएगी. एजुकेशन इज अ ओनली सोर्स थ्रू विच वी चेंज द सोसाइटी एटीट्यूड. एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ये स्टूडेंट सोसाइटी के मेंबर हैं, यही इनके एडल्ट मेंबर हैं, यही इनके सिटीजन्स हैं. ठीक है, तो आप देखें एजुकेशन प्लानर से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है. फिर प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग. मैंने आपसे शुरू में कहा कि प्लानिंग का मतलब है अल्टरनेट चॉइसेस. राइट, आपने शॉर्टकट जाना है, लॉन्ग कट जाना है, चॉइस इज योर. और ये चॉइसेस डिपेंड करते हैं एक्सपेक्टेशन एंड रिसोर्सेज यू हैव इन योर हैंड. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, जिसमें प्लानिंग है, बजटिंग है, स्टाफिंग है, रिसोर्सिंग है, नंबर ऑफ थिंग्स. लेकिन सबसे प्राइमरी पर्पस जो मैनेजमेंट का है वो प्लानिंग आता है. फिर प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. एक प्लानिंग करते हैं, खत्म होती है, नेक्स्ट प्लानिंग शुरू हो जाती है. ये एक साइकिल है. राइट, तो एक एक्टिविटी जब खत्म होती है तो दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है. इस पर हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव है, ये सारी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. Objective of education plannings, all these things which we have discussed in 2-3 slides, if we keep all these things in our mind, what are the objective of education planning? First objective of education planning is universalization of education. हमने एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मिलेनियम गोल्स क्या हैं. हमने लिटरेसी रेट 100% लेके आनी है. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन को हम वोकेशंस के साथ ऐसा इंटरकनेक्टेड करें कि हमारा बच्चा जो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन हम अपने एजुकेशन को इस तरह डिजाइन करें कि हमारे जो एजुकेशन है वो वोकेशन प्रोफेशंस के साथ, क्योंकि एजुकेशन के एक बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, जिसका क्लोज ताल्लुक आपकी वोकेशनलाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन के साथ है. फिर पॉवर्टी एरेडिकेशन है. गुर्बत का ताल्लुक, गुर्बत क्यों है? इसलिए कि हमारे पास नॉलेज नहीं है. ये जो आपका करंट सिनेरियो सेंचुरी है, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का नाम है. देखिए ना, अब जो इस वक्त दुनिया की पावरफुल दुनिया का, अगर मैं आपसे कहूँ अमीर तरीन बंदा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? बिल गेट. तो बिल गेट क्या करता है? एक सुई तो बनाता नहीं है जी. फेसबुक का मालिक क्या कर रहा है? कोई प्रोडक्शन तो नहीं है ना. राइट, तो गुर्बत कैसे कम होगी? अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का दौर है. हमने लोगों में नॉलेज देना है और नॉलेज से आपकी प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन आती है.
आप अपने रॉ मटेरियल को किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, राइट। तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, इसने दुनिया में गुर्बत को कम किया, राइट। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, देखें ये इंसान की एक जिबिल्लत है, उसकी एक ख्वाहिश है कि वो अपने कल्चर को महफूज रखे। हम सब अपनी लिबास, जुबान, एथनिसिटी, कल्चर्स, कॉस्ट्यूम्स, इन सब के साथ कास्ट, हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी औलाद जो है वो इस कल्चर को साथ लेके चले। जैसे हम कहते हैं जी हमारा कल्चर है कि हमारी बच्चियां सर पे दुपट्टा लेती हैं, दिस इज अ कल्चर। हमारा कल्चर है कि हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, हमारा दीन मजहब है, कल्चर भी है। हमारा कल्चर है कि हम बड़ों का एहतराम करते हैं, ठीक है। हमारा कल्चर है कि हम फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। हम अपनी खुशी और गम मनाने के लिए कुछ हमारे कल्चर्स हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज जो है, ये हमारी, जिसे आप कहते हैं ना, इंट्रिंसिक हमारी डिजायर है, ठीक है, कि कैसे हम अपने कल्चर्स को प्रिजर्व करते हैं। और इसीलिए हम, जब आप देखें अपनी निसाब की किताबें, जो आपका जो सिलेबस है, जो आप देखें, हम इसमें हमने 3 सब्जेक्ट ऐसे डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उर्दू पढ़ाते हैं तो उर्दू क्यों पढ़ाते हैं? इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, हेरिटेज है ना। अच्छा, उर्दू के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हम उसमें देहात की जिंदगी डिस्कस करते हैं, हम उसमें अपने लीडरशिप को डिस्कस करते हैं, हमने कायद आजम के बारे में उसमें लिखा, हम अपनी डेली लाइफ के मुख्तलिफ तजर्बात को बयान करते हैं मोरलिटी के लिए, मोरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या है, हम कंटेंट के थ्रू अपना कल्चर प्रिजर्व करने जा रहे हैं। हम उसमें बताते हैं कि कैसी जिंदगी गुजरती है, राइट। तो ये आप देख लें अपनी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था, एक उर्दू का सब्जेक्ट, एक आप पाक स्टडी पढ़ते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। पेट्रियोटिज्म के लिए हमने अपने हीरोज को जिंदा रखना है, जिन्होंने हमारी बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। पाकिस्तान स्टडीज, हम अपने अब्वा अजदाद की उन कुर्बानियों, मेहनत को पढ़ते हैं। ये हमारा कल्चर है ना, कल्चर हेरिटेज है। हमारी पोइट्री इसके अंदर है, हमारा म्यूजिक इसके अंदर है, हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो त्यौहार हैं, दीज आर द ब्यूटीज ऑफ आवर लाइफ। देन डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, हम एजुकेशन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव में हमने सोसाइटी की डेवलपमेंट करनी है। सोसाइटी की डेवलपमेंट का द ओनली सोर्स टू डेवलप द सोसाइटी इज एजुकेशन। वाहिद आपके पास जरिया है कि हम अपने बच्चों को, जब सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमने अपनी आने वाली जनरेशन को पढ़ाना, उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज जनरेट करनी है जो एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद है। हम क्यों आज वेस्ट की एग्जांपल देते हैं? उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम में इन तमाम चीजों को शामिल किया, राइट। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, वो तमाम चीजें एजुकेशन में डालनी है। देखें, आप अगर अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर पैदा करें, इट्स अ वेरी गुड, लेकिन our objective is not to create good doctors and engineers, but they are as well as good human beings. Otherwise, they will deal human being as a customer, not as a patient. डॉक्टर इंसान को मरीज समझे तो वो मसीहा है।
और अगर डॉक्टर इंसान को कस्टमर ग्राहक समझेगा तो ये तबाही है। ये चीज हमने वोकेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन के दरमियान डिफरेंस है जो हमने रखना है। वो बारीक लाइन है जिसको हम सोशल डेवलपमेंट, वैल्यूज, एथिक्स के थ्रू न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉइंट समझ गए? हमने अपनी सोसाइटी में, यस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करने हैं, लेकिन हमने ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं पैदा करने जो असलहा बनाए, जो केमिकल्स बनाए, जो कोरोना वायरस जैसे वायरस बना के सोसाइटी को तबाह बर्बाद करें। राइट? तो ये बड़ी इल्म, तालीम बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हमने इखलाक और तरबियत को ना रखा बीच में, तो ये इल्म इंसानियत की तबाही का सबसे बड़ा जरिया है। राइट? यू गॉट माई पॉइंट? यू आर एग्री विद इट और नॉट? अच्छा, ये मैं करता हूँ वोकेशनल एजुकेशन को एक्सप्लेन। देखें, जो आप कह रहे हैं ना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को ऐसा डिजाइन करना है कि जो आपकी वोकेशनल्स है ना, जैसे आप देखें, आपने ये वोकेशनल एजुकेशन में क्या कुछ आता है? हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना तो नहीं है ना, तरबियत कैसे आएगी, एटीट्यूड की डेवलपमेंट कैसे आएगी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, आपकी इकोनॉमिकल बेटरमेंट कैसे आएगी, जब आप तालीम के साथ साथ हुनर देंगे। तालीम आपके हुनर में रच बस जाए, ऐसा कैरिकुलम डिजाइन करेंगे जिससे उनकी इखलाकी तरबियत के साथ साथ मुआशरत का भी इंतजाम हो। राइट? सो ऑल दीज डिस्कशंस, अगर हम इसको समराइज करें तो ये हमारी समराइज आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फिजिकल, mental and emotional adjustment of individual to the society in which he is brought up। हमने क्या करना है, उसकी जिस्मानी, जहनी और इमोशनल जो आपके जज्बात हैं, एक इंसान जब इस देखें ना, मैन इज, आप अजीब, हमने इंसानों को पढ़ाना है। अच्छा, मैन क्या चीज है? इंसान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मुरक्कब है। हार्डवेयर जो फिजिकल और मेंटल, ये जो आपका तमाम हार्डवेयर है, ये बेसिकली कंट्रोल इज योर माइंड। माइंड में वो पावर है जो तमाम आपके जिस्म को कंट्रोल करता है। और ये जो इमोशंस हैं, ये आपका वो रिएक्शंस है, अंदर से रिएक्शंस है, बाहर से तो नहीं थे, इमोशंस। तो ये जो हमने एक बच्चे की तरबियत करनी है, उसकी फिजिकल जरूरियात, मेंटल और इमोशनल, इन तीनों चीजों को एक बच्चे में ऐसा उसको एडजस्ट करना है उस सोसाइटी के मुताबिक जहां उसका, जो उसकी जन्मभूमि है, राइट, जहां उसकी विलादत हुई है, जो उसका प्लेस ऑफ बर्थ है। राइट? तो हमने एक बच्चे की जहनी, जिस्मानी, रूहानी, इन तमाम का इंतजाम करना है इस तालीम के जरिए कि ये तीनों की ग्रोथ अप, राइट, मेंटल और इमोशनल। इमोशंस मीन हाउ ही बिहेव, जिसे आप एटीट्यूड्स कहते हैं। फिर द इकोनॉमिक वैलिडिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। हमारे प्लान्स का मतलब है कि कैसे कौम की, मुआशरे की और फर्द की मुआशी जरूरियात को पूरा किया जाए। द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द सोशल वैल्यूज। हम जो हमारा कल्चर है उसको कैसे प्रिजर्व करें, उन तमाम सोशल वैल्यूज को।
राइट। देखिए ना, ये जो हमारी कल्चर है और सोसाइटी है, ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम गैर इरादी या इरादी तौर पर स्टिक हैं। ये जो वॉर है दुनिया में, जो दंगे हैं, हम सब तो इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो फिर वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज आवर कल्चर्स एंड आवर सोशल वैल्यूज। हमारे जिस्म में और माइंड में तो कोई फर्क नहीं है, फर्क हमारे इमोशंस में है। और इमोशंस वो एटीट्यूड्स हैं जो हमारे एक्शन से जाहिर होते हैं। और वो क्यों डिफरेंस हैं? बिकॉज ऑफ आवर बिलीव्स, आवर सोशल वैल्यूज एंड टैबूज। बिलीव्स फिलॉसफी पर है। वी आर मुस्लिम इज आवर फिलॉसफी। हम मुसलमान हैं, ये हमारा जो बिलीव है, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी तमाम जिंदगियों का एक्शन इस फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। वी बिलीव इन गॉड, so we have to follow the command of God, right? Wine is prohibited in Islam, तो हम नहीं पीते, right? Similarly, वो तमाम वैल्यूज जो हमारे दीन और मजहब ने बताई और हमारी सोसाइटी में बताई, हम इसको फॉलो करते हैं इसको। और वो तमाम एक्शन और एटीट्यूड जिससे मना किया, उससे हम दूर रहते हैं। क्यों? ये हम जब इस दुनिया में आए, अल्लाह ने इंसान को जो दिमाग दिया ना, उसके ऊपर बाउंड्स नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। ये लिमिटेशंस हम इस दुनिया में आते हैं। अब जब इस दुनिया में आए तो आपको पता था कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, अंग्रेज हैं, मुसलमान हो कि किसी और मजहब से हो। ये तमाम चीजें हमारी बर्थ के बाद हमें इस दुनिया ने बताई कि यू आर मुस्लिम्स, यू आर बॉय, यू आर गर्ल, यू आर डॉटर, यू आर सिस्टर, राइट? सो ये तमाम चीजें इस मुआशरे ने बताई हैं। दीज ऑल आर कल्चर्स। ठीक, ये जो बंदा मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये किसने बताया हमें? सोसाइटी ने बताया। उसका मकाम रखा, उसकी रिस्पेक्ट रखी। कैसे हम अपने एक बच्चे को या बच्ची को सारी जिंदगी जिस माँ बाप ने उसे पैदा किया हो, वो उसका ख्याल रखता है। क्यों? सोसाइटी है, कल्चर्स है, इमोशंस हैं, इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। ये जो फैब्रिक्स है ना रिलेशनशिप्स का, ये इस कल्चर्स में है। ये जो फैब्रिकेशन आपको नजर आती है सोसाइटी में, ये दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और एजुकेशन सिस्टम का काम है इसको प्यूरिफाई करे, इन रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करे इन अ बेटर वे। अदरवाइज हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। हम किस कॉज के लिए हैं, ये कॉज खत्म हो जाएगा, राइट? सो इट्स एज एजुकेशन प्लानर, अब आप समझ लें हाउ सेंसिटिवली योर टास्क इज। आपको एज अ प्लानर कितना स्मार्ट और क्विक रहना है, राइट? मैंने शुरू में आपसे कहा था प्लानर हो। अब टेक्निकल बातों को पढ़ोगे, यहां मैंने तुम्हें कहीं नहीं पढ़ाया कि किस तरह पढ़ाना है। ये हमारा काम नहीं है कैसे पढ़ाना है। जिसने पढ़ाना है उसके लिए हमने यार्डस्टिक और मेजरमेंट रखनी है कि उसने कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ईपीएल स्टूडेंट्स का काम कैसे प्रोफेशनल है। हमारा काम ये नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। हमारा ये काम है जो आप देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग एजुकेशन विद नेशनल डेवलपमेंट। जो नेशनल डेवलपमेंट है, एक मुल्क की हमने तरक्की देनी है, तो हमने एजुकेशन प्लानिंग ऐसी करनी है कि हमारे ओवरऑल नेशनल प्लान के साथ ये प्लान इंटीग्रेटेड हो जाए। फिर कोरिलेटिंग, कोरिलेटिंग मीन रिलेशनशिप, कोरिलेटिंग एजुकेशन टू नेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स। हमारी एजुकेशन प्लानिंग ऐसे रिलेट करेगी जो हमारी कौमी एक जो नेशनल इकोनॉमिक के साथ, नेशनल सोशल के साथ और कल्चर्स जो नीड्स हैं,
नीड्स इंडिविजुअल की भी हैं और सोसाइटी की नीड्स भी हैं। इन दोनों नीड्स को कैसे एड्रेस करेंगे? फिर डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव है, डेवलपिंग अ वोकेशनल एंड टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन। जो आप बच्चे आप बार बार आप पूछ रहे तो वोकेशनल को बताएं, तो हम नेशनल एजुकेशन प्लानिंग का काम, हमने एक वोकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन देनी है अपने अपकमिंग जनरेशंस के लिए। बिकॉज जहां पर आपकी अपने अपने कौम को पढ़ाना है, वहां साथ साथ उनको वो हुनर भी देना है। देखें, मैं एज अ प्लानिंग का स्टूडेंट होते हुए एक बात करता हूँ कि जब इस दुनिया में एक बच्चा आता है ना, तो वो दो हाथ लेके, पेट लेके आता है और साथ दो हाथ लेके आता है। तो स्टूडेंट्स एज अ प्लानर, हमने उस बच्चे के पेट को भरने के लिए इन दो हाथों को ट्रेन करना है। दिस इज द टास्क ऑफ द प्लानर। वी ट्रेन हिज हैंड, हिज माइंड, ताकि वो अपनी नीड्स, यानी पेट से मुराद वो अपनी जो जरूरियात जिंदगी है, फूड्स है, सिक्योरिटी है, क्लॉथ है, सेफ्टी है, जो भी बुनियादी है, ये वो इन दो हाथों को कैसे यूटिलाइज करेगा अपनी इन तमाम नीड्स को पूरा करने के लिए। एज अ प्लानर, it is the responsibility of the planner how to train his mind and hand कि वो अपने इस पेट को, यानी अपनी इकोनॉमिक जरूरत को पूरा कर सके। improving the equality, improving the quality of secondary and higher education। क्वालिटी मैंने आपको बता दिया बिजनेस के कॉन्सेप्ट से। क्वालिटी मीन expectation of the society. If society is satisfied, it means you are providing quality education. But if we are not providing, if we are not satisfying the need of the society, it means we are not providing good quality education. तो हमारा एज अ प्लानर एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। वो मैंने आप जो बात कही थी, डिमांड ऑफ सोसाइटीज एजुकेशन। इंट्रोड्यूसिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हमारा काम है, हमने तमाम कौम को पढ़ा लिखा बनाना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इसलिए कि आपने तमाम कौम को पढ़ाना है, वो जहालत ना रहे। जब तक उसमें अवेयरनेस नहीं आएगी, सोसाइटी की ग्रोथ नहीं हो सकती, सोसाइटी की एडवांसमेंट नहीं हो सकती, जब तक उसके अंदर तालीम नहीं होगी। इसीलिए जहालत को अंधेरा और इल्म को रोशनी कहा गया। देखिए ना, आप इस यूनिवर्स के ऊपर गौर करें, हम सब जिंदा हैं रोशनी की वजह से। अगर सूरज 3 दिन तक अपनी रोशनी बंद कर दे और 3 से 10 दिन तक, तो इस कायनात में कोई चीज जिंदा नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? दरख्त ऑक्सीजन नहीं देंगे। दरख्त कहां से लेता है क्लोरोफिल? सूरज की रोशनी से लेता है ना। जब अंधेरा होगा तो आपका ये लाइटिंग सिस्टम, ये जो हमने मसनूई बनाया, ये तो 7-8 दिन के लिए है। तो लाइट इज द सिंबल ऑफ लाइफ। दैट इज वाई हम कहते हैं इल्म एक रोशनी है। इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब तुम प्लानर हो, तुम्हारा एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रोशनी इसलिए है कि रोशनी जिंदगी है। आज अगर सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हमारी तो सर्वाइवल 1 महीने के बाद तो दुनिया में कुछ कोई चीज जिंदा नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म। तो एजुकेशन इज लाइट, ensuring equality of educational opportunity, justice, इंसाफ, प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हम irrespective of the cost of the status, हमने अपने बच्चों को उनकी इंटेलेक्चुअल नीड के मुताबिक एजुकेशन देनी है। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन को मेरिट रखा गया है, टू इंश्योर इक्वालिटी। राइट? इक्वालिटी का क्यों हम करते हैं? हम कहते हैं जो फीस दे पढ़ ले, नहीं। सोसाइटी ने कहा मेरिट पर एडमिशन लोगे तो 1 लाख फीस है, सेल्फ फाइनेंस पे लोगे तो 15 लाख रुपए दोगे। 1 लाख वो स्टूडेंट देगा, 14 लाख सोसाइटी देगी उसको डॉक्टर बनने के लिए। इक्वालिटी, हमने कहा कि कॉमन अपॉर्चुनिटीज हैं,
जिसके अंदर गट्स हैं, जिसने मेहनत की है, वो आए, उसको मेरिट देगी सोसाइटी, उसको पढ़ाएगी। ठीक है, तो इंश्योर करती है सोसाइटी इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। So this is education planning. What education planning in its broader sense is the application. इस चीज की एप्लीकेशन है रैशनल सिस्टमैटिक एनालिसिस की। रैशनल है, लॉजिक है, सिस्टमैटिक है, यू नो ये काम किस तरीके से होगा, क्या सिस्टम्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या एसओपीज होंगे, रैशनल है। देखें, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, अभी तो आप एमए कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखेंगे तो आपको बड़ी अजीब, अब अगर आपका एक सब्जेक्ट हुआ, कैरिकुलम था, हम उसमें जाके देखेंगे कि ये जो हमें कहा जाता है ना, हम वेस्ट से और यूरोप से 200, 400, 1000 साल पीछे हैं। सुनते हैं ना आप हर रोज कि जी हम उनसे बहुत पीछे हैं, तो आपको समझ आएगी कि हम उनसे पीछे क्यों हैं। डेलिबरेटली क्यों बड़े सगीर के मुसलमानों को या अमूमी तौर पर मुसलमानों को पीछे रखा गया, इसके पीछे क्या लॉजिक्स थी। अगर हम उस माइंडसेट और फिलॉसफी के साथ चलते जो इस सब कॉन्टिनेंट्स के फार फर्दर्स ने बनाई थी, या हम इवन कह दें हमारे सरबराहों ने बनाई थी, वो भी इतनी बुरी नहीं थी जितने फॉरेनर्स ने, जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जितना बरतानिया ने इस कौम को 400-500 साल पीछे एजुकेशन सिस्टम में धकेला। और उसकी एक बड़ी वजह ये लफ्ज रैशनल है। हमारे बरसगीर के तालीमी निज़ाम में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जिसको अंग्रेज ने आके निकाल दिया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने, बिल्कुल ठीक। एजुकेशन सिस्टम जो बरसगीर का एजुकेशन सिस्टम था वो पढ़ाता था लॉजिक, जिसे उर्दू में मंतक कहते हैं, और एक सब्जेक्ट था रेटोरिक, जिसे उर्दू में खिताबत कहते हैं। आज हमने 400-500 साल बाद इनको नए नाम दे दिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रैशनल, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन। दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स। ये तमाम हमारे कैरिकुलम्स का पार्ट थे। इसको निकाल के बाहर फेंका ताकि ये कौम गुलाम कौम रहे, इसका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्लर्क पैदा करे और जो अंग्रेजों की फैक्ट्रियां और उनके दफातर संभाल सके, बस। लेकिन अब हमारे पास एजुकेशन प्लानिंग में आप सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने इन चीज को समझना है कि हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशनल डेवलपमेंट। हम एजुकेशन प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमने इसकी डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट मीन अ लोअर लेवल से बेटर लेवल तक लेके जाना, विद द एम ऑफ मेकिंग एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एजुकेशन प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमने एजुकेशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है और इफेक्टिव बनाना है इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स एंड गोल ऑफ द स्टूडेंट एंड सोसाइटी। हमने एजुकेशन प्लानिंग प्रोसेस के तहत इस सोसाइटी की गोल्स, जरूरियात को मुआशरे की भी और स्टूडेंट की भी, दोनों को एड्रेस करना है। डबल चैलेंज है हमारे पास। ठीक है, तो स्टेप्स इन एजुकेशन प्लानिंग क्या है? पहला पॉलिसी मेकिंग है। पॉलिसी मेकिंग, जो एक बच्चे ने पूछा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी मेकिंग पेपर पेंसिल वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है। आपके पास वो तमाम कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज होंगी जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे। देन आफ्टर डिवाइजिंग योर पॉलिसी, you will able to make a good development of policy। आप अच्छी पॉलिसी बना सकेंगे जब आपके पास ये तमाम एस्पेक्ट्स को भी सामने रखेंगे और वो क्रिटिकल एनालिसिस और टेक्निक्स भी। देयर आफ्टर बात आती है प्लान फॉर्मुलेशन, प्लान इंप्लीमेंटेशन की। इसके काफी स्टेजेस और भी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स,
यहाँ हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं 11 बजे, ठीक है। और ये आपका 9:30 से 11:30 है ना। हम 10 मिनट की ब्रेक के बाद आते हैं, आप भी फ्रेश हो जाएं, मैं भी फ्रेश होता हूँ, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं यहाँ से। फ्रेश हो गए आप? अच्छा चलें, तो अब हम देखते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग। Basically, there are number of steps, but these are four major steps in any type of planning. First of all is formulation of planning. ये प्लानिंग से पहले का, जिसको मैंने आपको कहा पेंसिल पेपर वर्क, फॉर्मुलेट करते हैं प्लान को, राइट। और इस फॉर्मुलेशन में आपके जो प्रोसेस आते हैं, उसमें आप पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को की डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के बाद टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये प्लान फॉर्मुलेशन को ट्रांसलेट करते हैं प्लान एलेबोरेशन में। यानी आपने प्लान को फॉर्मुलेट कर लिया, अपने टारगेट सेट कर लिए, अब आप इसको एलेबोरेट का मतलब आपका प्लान अब प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे कहते हैं प्लान एलेबोरेशन, ठीक है। कि प्लान की में जो आपका मेन प्लान है उसको आपने प्रोग्राम्स में, और प्रोग्राम्स को प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स को यूनिट में, ये इसको कहते हैं प्लान एलेबोरेट। यानी आपने प्लान को एक्सप्लेन कर दिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, होम इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, कौन किसको जिम्मेदार है और किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये प्लान फॉर्मुलेशन में आता है कि कौन किसको जवाब देगा। देन प्लान इम्प्लीमेंटेशन में जब आपके रिसोर्सेज मोबिलाइज हो जाते हैं, इस फेज को कहते हैं प्लान इम्प्लीमेंटेशन। यानी मोबिलाइजेशन से मीन जब आपका पैसा खर्च होना शुरू हो जाए, आपके लोग काम करें, आपका मटेरियल इस्तेमाल हो, तो आपकी एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएं उन तमाम ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपने सेट किए हुए थे। इस स्टेज को कहते हैं प्लान इम्प्लीमेंटेशन, यानी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। इस फेज को कहते हैं प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तमाम प्लानिंग, ये इसके बाद प्लान इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो फेज आता है वो आता है प्लान एवेल्यूएशन का। और एवेल्यूएशन, जब भी आप एवेल्यूएशन को इस्तेमाल करेंगे, एवेल्यूएशन का मतलब है आपके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो चीज इस्तेमाल हो रही है उसे कहते हैं प्लान एलेबोरेशन। और ये तमाम प्लानिंग, ये वो प्रोसेसेस हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर प्लानिंग में, जब भी आप कोई प्लानिंग करेंगे, ये वाले उसके बेसिक कंपोनेंट्स या स्टेप्स हैं। तो टाइप ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, ये एजुकेशन की टाइप्स हैं। हम आने वाले अपने लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे। पहले माइक्रो प्लानिंग जो छोटे लेवल पर होती है, जिसको मैंने अभी आपको नाम दिया कि आप प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट आपका होता है यूनिट में। तो ये माइक्रो लेवल पर प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग जब आप बड़े लेवल पर करते हैं उसे मैक्रो प्लानिंग कहते हैं, जिसमें आपका प्लान और प्रोग्राम्स आते हैं। फिर इसके आगे टू टाइम्स होती हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो 3 से ज्यादा साल पर हो, 3 साल, 5 साल। फिर इसमें पर्सपेक्टिव प्लानिंग है जो 10 से 20 साल की होती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो 1 साल से ज्यादा हो या कम से कम 3 साल हो, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपकी 1 ईयर भी हो सकती है, 6 मंथ की भी हो सकती है। ये डिटरमिन करती है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्लानिंग की एलेबोरेशन और इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस क्या हैं, ये आपका प्लान का दौरानिया कितना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मैनेजमेंट प्लानिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लानिंग इज एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। और फिर ग्रॉस रूट लेवल की प्लानिंग। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। So, importance of education planning. Analyze and evaluate alternate policies. मैंने आपसे कहा था कि प्लानिंग का मतलब होता है alternate choices, wastage and solve many problem। आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को ब्लॉक करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
सेव आपका टाइम, एफर्ट और मनी, ताकि इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर डायरेक्शन में हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रैच रिसोर्सेज की ऐसी यूटिलाइजेशन से जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। तो दीज आर दोज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े। रैशनैलिटी यानी रैशनल होगा, लॉजिकल होगा, फोरसी फोरकास्ट होगा, यूनिवर्सलिटी होगी कॉन्सेप्ट्स में, कंटिन्यूटी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होगी। ये हमने अभी तक एजुकेशन प्लानिंग के उन कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कशंस की, ये उसके क्रक्स हैं, ये उसकी समरी है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एजुकेशन के रैशनैलिटी है, फोरसाइट है, यूनिवर्सलिटी है, कंटिन्यूटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है। So now what are the elements of education planning? Formulation of policy and determination of object. पहला एलिमेंट प्लानिंग का है कि आप एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे। पॉलिसी मीन जर्नल गाइडलाइंस, जर्नल स्टेटमेंट्स एंड डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जेक्ट, और इस पॉलिसी में आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें कि हमारे मकासद क्या है प्लानिंग में। देन टेक डिसीजन अबाउट द वे दैट ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड। उन डिसीजंस को एक्शन लें जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी सपोर्ट करे, हमारा हेल्प आउट करे, हमें मददगार दे कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रैच रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं। देखिए पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क है, ये कर्जे लेता है, तो हमने कर्ज का जो पैसा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है कि जिससे हमें बेनिफिट हो, हम इसको रिटर्न भी कर सकें और अपनी सोसाइटी को, मुआशरे की तरक्की भी कर सकें। अब एक्टिविटीज एजुकेशन प्लानिंग में कौन कौन सी हैं? अब जब प्लानिंग करने जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, बेसिक मेजर एक्टिविटीज हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे आती है? डाटा से। ये याद रखें, ये एक सीक्वेंस है, 4 स्टेप हैं। आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा से इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज देता है, नॉलेज आपका विजडम बढ़ाती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डाटा इंफॉर्मेशन को जन्म देता है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज आती है और नॉलेज से विजडम आता है, और यही हमारा मकसद होता है प्लानिंग का। रैशनल एलोकेशन ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज। फिर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम एजुकेशनल की एक्टिविटीज में कैसे अपने इस रिसोर्सेज को रैशनल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। कंटिन्यूअल डिसीजन मेकिंग। एजुकेशन प्लानिंग, हर वक्त आपने डिसीजन लेने हैं, फैसले करने हैं जो दुरुस्त हों। प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपने जो प्लानिंग एक्टिविटी ऑपरेशंस करने हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, सुपरविजन, एवेल्युएशन, इन तमाम चीजों का नाम एडमिनिस्ट्रेशन है। और फिर एजुकेशन प्लानिंग या कोई भी प्लानिंग हो, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये किसी जगह फुल स्टॉप नहीं है, ये हमेशा चलता है। एक प्लान खत्म होता है तो वो अगले प्लान के लिए फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो इट्स मीन, प्लान मीन टू प्लान इज टू डिवाइस or design something to be done or some actions to be carried out, to arrange beforehand. This is the definition of Oxford definition. What is planning? So planning is a process of studying the future and arranging the programs of operations. ये बार बार आपको वही चीजें आ रही हैं इसलिए कि आपके माइंड में ये अच्छी तरह बैठ जाए। व्हाट इज प्रेजेंटेशन, व्हाट इज प्लानिंग? Is a process of preparation, a set of decisions for action in futures directed at achieving goals by optional meanings. So it's, अब हम इन तमाम जो हमने पढ़ा इसको एक पैराग्राफ में देखते हैं कि व्हाट इज एजुकेशनल प्लानिंग। Education planning is a continuous, systematic process involving the application and coordination of social research methods and principles and technique of education, administration, economic and finance with the
participation and support of general public with a view of securing adequate education for people with defined aims and in well-defined stages, and to providing everyone with an opportunity of developing his her potentialities and making most effective contribution to the social culture and economic development of the country. ये वो comprehensive definition है जो इंटर अमेरिकन सेमिनार ऑन प्लानिंग फॉर एजुकेशन वॉशिंगटन में इन्होंने इन जो अभी तक हमने देखी, हमने इन तमाम चीजों को कोशिश की कि हम इसको, तो ये तमाम जो आपका एक जिसे हम कहेंगे एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट इज एजुकेशन प्लानिंग। तो प्लानिंग फॉर प्लानिंग, creation of suitable organization, structural reorganization of the administrative machinery to participating planning machinery, यहाँ में equipment भी है, installation भी है, people भी है, administrative limitation to planning and plan implementation, defining object at various level, gathering and processing of basic data required for planning, these all are those things। अब ये प्लानिंग के लिए क्या आपको प्लानिंग करनी है, ये वो तमाम चीजें, यानी प्लानिंग के लिए जो आपने प्लानिंग करनी है उसे हम ये कहते हैं, ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो हमें प्लानिंग के लिए करने के लिए जरूरत है। अब ये छोटी सी मैंने आपको हम एक नजर देखते हैं कि एजुकेशन प्रोसेस क्या है। प्री प्लानिंग मैंने आपको इसमें बता दिया था, प्री प्लानिंग में क्या करना है। हमने इससे पहले जो मैंने आपको बताया, आपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डायग्नोस करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं, टारगेट सेट करने हैं, फिर प्लानिंग शुरू होती है। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, देखिए आपने जब भी कोई भी किसी चीज की प्लानिंग करनी है, पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को पढ़ना है। फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, assessment of future needs, costing of needs, establishment priorities and target setting, feasibility testing, plan, इन ये तमाम चीजें आपकी प्लानिंग में आती हैं। देन फिर उसके बाद प्लान फॉर्मुलेशन, देन प्लान एलेबोरेशन में प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन जब मोबिलाइजेशन होती है, और आखिर में एवेल्युएशन। तो ये एक प्लान का 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। प्री प्लानिंग, प्लानिंग, प्लान फॉर्मुलेशन, प्लान एलेबोरेशन, प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। ये आज ये देख लें, आज के दिन में जो आपने चीज मुझसे सीखी कि प्लानिंग के फेजेस कितने हैं। पहला फेज प्री प्लानिंग, दूसरा प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर ये एक्टिविटीज हैं, प्लान फॉर्मुलेट हो गया। देखिए आधे से ज्यादा काम पेपर वर्क है, इसीलिए कहते हैं प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। फिर प्लान को एलेबोरेट किया, एलेबोरेशन में प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया जब तमाम रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, और आखिर में ये एवेल्युएशन होती है। एवेल्युएशन हमेशा ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट होती है। तो और रीऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है कि आपने प्लानिंग या प्रोग्राम या प्लान करते हुए जो तमाम पावर है वो सेंटर में रखनी है या उसको नीचे तक आपने देना है। ये हम आने वाले सब अपने जो लेक्चर्स होंगे इसमें इस पर डिटेल पढ़ेंगे। प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पर्सनल के बारे में, अमला जो है आपका, मटेरियल जो आपको चाहिए, जो मेथडोलॉजी आपने इस्तेमाल करनी है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें पॉलिटिकल सियासत का बहुत बड़ा अहम है, इसमें पब्लिक रिलेशनशिप्स हैं। तो स्टूडेंट्स टाइम जा रहा है, आज हमने जर्नल ओरिएंटेशन पढ़ी प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में, ताकि आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। कल हम इसका इंशाल्लाह अगला पढ़ेंगे। जहां तक प्रेजेंट पीपीटी की बात है, तो माय स्टूडेंट्स, मैं लास्ट दिन से एक दिन पहले अभी मैं बना रहा हूँ, ये मेरी पहले दिन की प्रेजेंटेशन थी ना, ये आज सुबह मैंने उठ के बनाई है। मैं ये सारी बना के एक फोल्डर बनाऊंगा और आप बच्चों को 2-4 बच्चों को ईमेल कर दूंगा। आप आपस में ग्रुप बना के उस ईमेल को आपस में कर लें।